वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड एंजॉय विथ जे। मित्रों, आज की तासिका में हम भाषा मूल्यांकन तथा भाषा बोध भाग 2 के बारे में आज की हिंदी एवं शिक्षा शास्त्र तासिका में अध्ययन करने वाले हैं। सभी शिक्षकों को नमस्कार। आज हम सीटीटी के अध्ययन में हिंदी विषय के हिंदी तथा शिक्षा शास्त्र, हिंदी एवं शिक्षा शास्त्र इस विषय में भाषा मूल्यांकन और भाषा बोध इस विषय पर, इस घटक पर आज हम 30 सवाल हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई के अंतर्गत व्यापक शब्द का तात्पर्य केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र से न होकर सह संज्ञानात्मक क्षेत्र से भी है। इस संदर्भ में भाषा शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो 4 पर्याय आपके सामने रखे हैं, तो आप देख सकते हो। पर्याय क्रमांक सी देखिए, विद्यार्थियों के व्यवहार के सूक्ष्म पहलुओं का वस्तुनिष्ठ आकलन करना। क्योंकि संज्ञानात्मक पहलुओं जैसे दृष्टिकोण और रुचियों का वस्तुनिष्ठ मापन करना व्यक्तिपरक होने के कारण सबसे कठिन होता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 2 की तरफ। भाषा बोध के अंतर्गत आलोचनात्मक साक्षरता यानी क्रिटिकल लिटरेसी का मुख्य उद्देश्य क्या है जब छात्र किसी जटिल गद्यांश का विश्लेषण कर रहे हैं? तो आलोचनात्मक साक्षरता के बारे में प्रश्न है। तो 4 पर्याय आपके सामने रखे हैं। पर्याय क्रमांक बी देखिए, लेखक के दृष्टिकोण और छिपे हुए निहितार्थों की गहराई से पहचान करना। यहाँ पर आप इसे ही आलोचनात्मक साक्षरता कहेंगे, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण देखिए। आलोचनात्मक साक्षरता का अर्थ केवल अर्थ समझना नहीं, बल्कि सत्ता संबंधों और लेखक के पूर्वग्रहों को समझना भी होता है। उसे ही आलोचनात्मक साक्षरता कहा जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सवाल 3 की तरफ चलिए। उपचारात्मक शिक्षण शुरू करने से पहले एक भाषा शिक्षक को किस प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है ताकि शिक्षण प्रभावी हो सके? तो हमें क्या करना है? तो पर्याय क्रमांक सी देखिए, विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम अंतराल का नैदानिक परीक्षण करना जरूरी है, क्योंकि निदान के बिना उपचार संभव नहीं है। त्रुटियों के विशिष्ट कारणों को जानना उपचारात्मक शिक्षण की पहली शर्त है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 4 की तरफ। यदि कोई छात्र भाषा मूल्यांकन के दौरान मानक भाषा के बजाय अपनी क्षेत्रीय बोली के शब्दों का प्रयोग करता है, तो मूल्यांकन की दृष्टि से शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? तो क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? तो पर्याय क्रमांक बी देखिए, अभिव्यक्ति के मौलिक प्रवाह को प्राथमिकता देकर भाषाई विविधता को स्वीकारना, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार भाषा की कक्षा में बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि बाधा के रूप में। इसलिए यहाँ पर चारों पर्याय दिए हैं, चारों पर्याय आपके सामने है। पर्याय क्रमांक बी जो है, पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 5 की तरफ। पठन बोध की प्रक्रिया में अनुमान लगाने के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा प्रश्न सबसे उपयुक्त होगा? अनुमान लगाने के लिए तो यहाँ पर सबसे पहला पर्याय देखिए, पाठ में दी गई परिस्थितियों के आधार पर पात्र के अगले कदम की व्याख्या करें। तो यहाँ पर अनुमान लगाना है। अनुमान लगाना पाठ में प्रत्यक्ष रूप से न दी गई जानकारी को तार्किक रूप से जोड़ने की क्षमता होती है। उसे ही क्या कहते हैं? अनुमान लगाना कहते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो नीचे के पर्याय भी आप देख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम सवाल 6 की तरफ। पोर्टफोलियो को भाषा मूल्यांकन का एक सशक्त उपकरण क्यों माना जाता है, विशेषकर उच्च प्राथमिक स्तर पर? क्योंकि पोर्टफोलियो जो होता है, पोर्टफोलियो क्या करता है? तो पोर्टफोलियो में छात्र के कार्यों का संग्रह होता है, जो उसके सुधार और सीखने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक देखो यहाँ पर बी दिया है, वह समय के साथ छात्रों के भाषाई विकास का क्रमिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। 7 की तरफ चलिए। भाषा मूल्यांकन में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो विश्वसनीयता जो होती है, विश्वसनीयता
जो होती है विश्वसनीयता का अर्थ है कि अलग अलग समय या अलग अलग परीक्षकों द्वारा जांचने पर भी परिणाम जो आता है वह समान आना चाहिए, उसे ही विश्वसनीयता कहते हैं। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक ए देखिए, मूल्यांकनों के मापदंड और रूबिक्स का स्पष्ट एवं सुसंगत निर्धारण करना। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 8 की तरफ। भाषाई बोध के स्तरों में मूल्यांकन स्तर पर छात्र किस प्रकार की मानसिक क्रिया की अपेक्षा की जाती है? तो मूल्यांकन स्तर के हेतु छात्रों से क्या अपेक्षा की जाती है? तो यहाँ पर 4 पर्याय आपके सामने रखे हैं, चारों पर्याय देख लीजिए। पर्याय क्रमांक सी पर ख्याल दीजिए। पाठ के कथ्य के मूल्यों, सटीकता और प्रासंगिकता पर अपना निर्णय देना, क्योंकि मूल्यांकन स्तर पर छात्र जानकारी को केवल ग्रहण नहीं करता बल्कि उसका आलोचनात्मक परीक्षण और निर्णय करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 9वें प्रश्न की तरफ चलिए। व्याकरण अनुवाद विधि के विपरीत प्रत्यक्ष विधि में मूल्यांकन का केंद्र क्या होता है? तो पर्याय क्रमांक बी देखिए, लक्ष्य भाषा में सहज संप्रेषण और अर्थ ग्रहण करने की क्षमता, यह मूल्यांकन का केंद्र होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि अनुवाद को नकारती है और सीधे लक्ष्य भाषा में सोचने और संवाद करने पर बल देती है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। भाषा मूल्यांकन की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता का अभाव किस प्रकार के प्रश्नों में सबसे अधिक देखा जाता है? वस्तुनिष्ठता का अभाव किन प्रश्नों में देखा जाता है? तो यहाँ पर देखिए, निबंधात्मक प्रश्न, जहाँ छात्रों को अपने विचारों को विस्तार से लिखना हो, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्नों में परीक्षक की व्यक्तिगत पसंद और पूर्वग्रह का प्रभाव उत्तरों की जांच पर पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या होती है, वस्तुनिष्ठता का अभाव आ सकता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 11वां प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा बोध के परीक्षण हेतु क्लोज टेस्ट का प्रयोग शिक्षक क्यों करते हैं? क्यों करते हैं क्लोज टेस्ट? क्लोज टेस्ट का मतलब होता है बीच बीच के अक्षर शब्दों को छोड़ना, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स, उसे क्लोज टेस्ट कहा जाता है। तो क्यों करते हैं? तो उसके लिए आपको चारों पर्याय देखने पड़ेंगे। तो पर्याय क्रमांक, चारों पर्याय तो हम एक साथ नहीं देख सकते, थोड़ा कम देख सकते हैं। चलो, पर्याय क्रमांक सी, संदर्भ के अनुसार शब्दों के सटीक चयन और वाक्य संरचना की समझ जांचने के लिए, क्योंकि क्लोज टेस्ट में छात्र को संदर्भ समझकर रिक्त स्थान भरने होते हैं, जो समग्र भाषाई दक्षता को दर्शाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 12वां प्रश्न देखिए, एक समावेशी कक्षा में भाषा मूल्यांकन के दौरान शिक्षक को संवेदनशीलता दिखाते हुए क्या कदम उठाना चाहिए? तो क्या कदम उठाना चाहिए संवेदनशीलता दिखाते हुए? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक बी देखिए, विविध अधिगम आवश्यकता वाले छात्रों के लिए मूल्यांकन विधियों का अनुकूल करना। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है हर बच्चे की विशिष्ट क्षमता के अनुसार उसे स्वयं को व्यक्त करने का अवसर देना। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। 13वां प्रश्न। भाषा शिक्षण के होलिस्टिक दृष्टिकोण के अनुसार मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कम महत्वपूर्ण है? देखो, यहाँ पर फंसाने वाला प्रश्न है, सबसे कम महत्वपूर्ण। तो सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? पर्याय क्रमांक सी, व्याकरणिक नियमों की अलग थलग रूप से दी गई परिभाषाओं और उनके नाम। देखो, समग्र दृष्टिकोण भाषा के प्रयोग और अर्थ पर बल देता है, न कि व्याकरण के मृत नियमों को रटने पर। इसलिए पर्याय क्रमांक सी जो है इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 14 की तरफ। यदि किसी गद्यांश को पढ़ने के बाद छात्र उसके स्वर यानी टोन और शैली यानी स्टाइल की पहचान कर लेता है, तो भाषा के बोध के किस स्तर पर है? तो यहाँ पर वह भाषा के उच्च स्तर पर है, यानी पर्याय क्रमांक बी, उच्च स्तरीय विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक बोध स्तर पर है वो। तो उसका अर्थ स्वर और शैली की पहचान करना लेखक के इरादों और भाषा के कलात्मक पक्ष की गहरी समझ को दर्शाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। 15वें प्रश्न की तरफ जाएंगे। भाषा मूल्यांकन में पोर्टफोलियो और चेकलिस्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है, जो एक शिक्षक को पता होना चाहिए? तो पर्याय क्रमांक देखिए, यहाँ पर बी देखिए, पोर्टफोलियो छात्र की प्रगति की प्रक्रिया दिखाता है, जबकि चेकलिस्ट केवल परिणामों को चिन्हित करती है। क्योंकि पोर्टफोलियो गुणात्मक और विकासात्मक होता है, जबकि चेकलिस्ट हाँ या ना में विशिष्ट कौशल्य की उपस्थिति दर्ज करती है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक डी भी आप देख लीजिए। चलो, आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। भाषा बोध के परीक्षण में अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज देने का प्राथमिक शैक्षणिक औचित्य क्या है?
तो क्या है? तो पर्याय क्रमांक सी देखिए, छात्र की नई और अपरिचित परिस्थितियों में भाषा प्रयोग और तर्क शक्ति को परखना। तो अपठित गद्यांश रटने की संभावना को खत्म करता है और छात्र की वास्तविक संज्ञानात्मक योग्यता की जांच करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी जो है, पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 17वां प्रश्न देखिए, चॉम्स्की के भाषा अर्जन उपकरण एलएडी के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? तो चारों पर्याय देख लीजिए, तो यहाँ पर आपके समझ में आएगा। पर्याय क्रमांक डी, छात्र की नए वाक्यों को सृजित करने की सहज और जन्मजात क्षमता केंद्रित, क्योंकि एलएडी जो होती है जन्मजात होती है, केंद्रित। तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा नियमों को रटने की नहीं बल्कि रचनात्मक रूप से नए वाक्य बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? एलएडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलएडी कहते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 18 की तरफ। भाषा मूल्यांकन के निदानात्मक परीक्षण की सफलता मुख्य रूप से किस बात पर निर्भर करती है? किस बात पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक ए देखिए, अधिगम की कठिनाइयों के वास्तविक और भाषाई कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है, क्योंकि यह कठिनाई का कारण गलत पहचाना गया। यदि कठिनाई का कारण गलत पहचाना गया तो उसका उपचार भी गलत होगा, जिससे निदान विफल हो जाएगा। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। तो आप डी थोड़ा दिख नहीं रहा, आप देख सकते हो, डी भी देख लीजिए, लेकिन पर्याय क्रमांक ए जो है, पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल 19 की तरफ। भाषा बोध के स्कैनिंग और स्किमिंग के मूल्यांकन के लिए कौन सा कार्य युग्म सही है, यानी जोड़ी सही है? तो यहाँ पर स्कैनिंग जो होती है, स्कैनिंग विशिष्ट तथ्य ढूंढना। देखो पर्याय क्रमांक सी, स्कैनिंग का मतलब है विशिष्ट तथ्य ढूंढना और स्किमिंग का मतलब है पाठ का मुख्य विचार समझना। स्कैनिंग एक विशिष्ट जानकारी, जैसे तारीख या किसी का नाम खोजना है, बहुत जल्दी खोजना, उसे स्कैनिंग कहते हैं। जबकि स्किमिंग पूरे पाठ के सार को जल्दी से समझने के लिए होता है, यानी पाठ का जो सार है उसे जल्द से जल्द समझना, उसे स्किमिंग कहा जाता है। और कुछ ढूंढना जो होता है किसी शब्द का अर्थ, जैसे तारीख वगैरह, तो ये जो है स्कैनिंग कहा जाता है। तो पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 20 की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों में भाषिक सृजनात्मकता का आकलन करने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य क्या हो सकता है? भाषिक सृजनात्मकता का आकलन करने के लिए तो सबसे सृजनात्मक, यानी पहला पर्याय देखिए, पर्याय क्रमांक ए, किसी अधूरी कहानी को एक तार्किक और मौलिक अंत प्रदान करना। यह कार्य कल्पना शक्ति, तार्किकता और भाषा के प्रवाह की एक साथ परीक्षा लेता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मूल्यांकन की वैधता से क्या अभिप्राय है जब हम भाषा कौशल्य का परीक्षण कर रहे हैं? मूल्यांकन की वैधता, वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब जो कार्य बनाया गया है वो उसी के लिए हो रहा है, यह देखना, उसे वैलिडिटी, वैधता कहा जाता है। तो ऐसा कहाँ पर है? पर्याय क्रमांक डी देखिए, परीक्षण वास्तव में उसी कौशल को माप रहा है जिसे मापने का दावा किया गया है। वैधता का अर्थ उद्देश्य की पूर्ति, यानी वैधता का मतलब ही उद्देश्य की पूर्ति। यदि बोलना जांचना है तो हम लिखित परीक्षा ले रहे हैं तो यह वैध नहीं होगा। अगर हमें उसकी लिखित बोलना जांचना है तो हमें उसकी लिखित बजाय उसकी जो मौखिक चाचनी है, मौखिक चाचनी लेना जरूरी है, उसे वैधता कहा जाएगा। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 22 की तरफ। वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास क्षेत्र के जेडपीटी के सिद्धांत को मूल्यांकन में कैसे लागू किया जा सकता है? तो कैसे लागू किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखो स्कैलफोल्डिंग का है, तो पर्याय क्रमांक सी देखिए, यहाँ जांचना की सहायता स्कैलफोल्डिंग के साथ कितना जटिल कार्य कर सकता है। जेडपीडी मूल्यांकन केवल यह नहीं देखता कि बच्चा अकेले क्या कर सकता है, बल्कि उसकी सीखने की संभावनाओं को भी देखा जाता है और औरों की मदद से कितना सीखता है यह भी देखा जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप यहाँ पर पर्याय क्रमांक डी भी देख सकते हो, लेकिन पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 23वां प्रश्न देखिए, भाषा बोध के संदर्भ में मेटाकॉग्निशन का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा प्रश्न सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर सबसे ऊपर का पर्याय पर्याय देख लीजिए। पाठ पढ़ते समय जब आपको कोई शब्द समझ नहीं आया तो आपने
आपने उसे समझने के लिए क्या किया? तो यह इस प्रश्न का सही जवाब है। इसे ही मेटाकॉग्निशन कहा जाता है, क्योंकि मेटाकॉग्निशन का अर्थ है अपनी ही सोच और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचना और उसे नियंत्रित करना, उसे ही मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आप नीचे का पर्याय भी देख सकते हो। देखो, देख लिया। लेकिन पर्याय क्रमांक ए जो है, पर्याय क्रमांक ए ही इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत अनौपचारिक मूल्यांकन इनफॉर्मल असेसमेंट का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो यहाँ पर अनौपचारिक मूल्यमापन का मूल्यांकन का सबसे आसान तरीका कौन सा है, सबसे सटीक तरीका कौन सा है? तो पर्याय क्रमांक डी देखिए। कक्षा में चर्चा के दौरान छात्रों की मौखिक प्रतिक्रियाओं और व्यवहार का अवलोकन करना, क्योंकि अनौपचारिक मूल्यांकन बिना किसी पूर्व सूचना के प्राकृतिक परिवेश में छात्र की प्रगति को समझने में मदद करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 25 की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्यिक बोध का मूल्यांकन करने के लिए विवेचन जैसी अवधारणाओं का उपयोग करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो चारों पर्याय देखो। तो चारों पर्याय में से सबसे आखिरी पर्याय देखो। छात्र पाठ के पात्रों के साथ तादात्म्य स्थापित कर भावनात्मक मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि विवेचन का संबंध साहित्य पढ़ने के बाद होने वाली भावनात्मक शुद्धि और गहन अनुभव से है, उसे ही विवेचन कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर सबसे आखिरी पर्याय, पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब होने वाला है, पर्याय क्रमांक डी। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल 26 की तरफ। भाषा मूल्यांकन के लिए रूबिक्स विकसित करते समय प्रामाणिकता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? ऑथेंटिसिटी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? तो सबसे ऊपर का पर्याय देखिए, पर्याय क्रमांक ए। मूल्यांकन के मापदंडों को वास्तविक दुनिया के भाषाई कार्यों से जोड़कर की जा सकती है, क्योंकि प्रामाणिक रूबिक्स वे हैं जो छात्रों को स्कूल के बाहर की वास्तविक संप्रेषण स्थितियों के लिए तैयार करते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। 27वां प्रश्न। पठन कौशल्य के मूल्यांकन में अर्थ निर्माण को सबसे अधिक बाधित करने वाला कारक कौन सा है? तो सबसे अधिक बाधित करने वाला कारक कौन सा है पठन कौशल में अर्थ निर्माण को? पर्याय क्रमांक डी देखिए। बिना अर्थ समझे केवल ध्वनियों और अक्षरों को तेजी से पढ़ने पर जोर देना, क्योंकि इसे बार्किंग एट प्रिंट कहते हैं, जहाँ बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन मस्तिष्क में अर्थ ग्रहण नहीं हो पा रहा है, उसे ही यहाँ पर इस तरह जो होता है, यह हमें पठन कौशल्य में क्या कर सकता है, अधिक बाधित लाने वाला कारक है। तो इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 28 की तरफ। एक भाषा शिक्षक के रूप में स्वमूल्यांकन को बढ़ावा देने का सबसे मुख्य लाभ क्या है? तो सबसे मुख्य लाभ क्या है? आप देख सकते हो, स्वमूल्यांकन का सबसे मुख्य लाभ है पर्याय क्रमांक सी देखिए। छात्र अपनी अधिगम प्रक्रिया के प्रति उत्तरदायी और स्वायत्त बनते हैं। तो जब छात्र खुद की गलतियां पहचानना सीखते हैं तो वे आजीवन सीखने वाले बनते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 29वां प्रश्न देखिए। भाषाई मूल्यांकन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए यदि कक्षा में छात्र अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं? तो यहाँ पर निष्पक्षता यानी पर्याय क्रमांक डी देखिए। तो सबसे पहले हमें पर्याय क्रमांक डी देखना है। सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती उदाहरणों के बजाय तटस्थ और समावेशी भाषा का प्रयोग करना, क्योंकि परीक्षा में ऐसे संदर्भ नहीं होने चाहिए जो केवल एक विशिष्ट संस्कृति के बच्चों को लाभ पहुंचाए। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर ऊपर के पर्याय भी आप देख सकते हो, लेकिन पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल 30 की तरफ, आखिरी प्रश्न। अंततः भाषा मूल्यांकन का सबसे पवित्र और अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए अंतिम लक्ष्य हमारा? तो यहाँ पर देख सकते हो, पर्याय क्रमांक बी देखो। छात्रों को वास्तविक संवाद स्थितियों में प्रभावी ढंग से भाषा प्रयोग करने के योग्य बनाना, यही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि भाषा का अंतिम उद्देश्य संवाद है। यदि मूल्यांकन इसमें मदद नहीं करता तो वह निरर्थक है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नीचे का पर्याय भी आप देख सकते हो, लेकिन पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सटीक जवाब है। इस तरह से सवाल 30
हमने लिए हैं जो भाषा मूल्यांकन और भाषा बोध के लिए थे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तासिका समझ में आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को जब ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। रुकता हूं, फिर मिलेंगे नई तासिका के साथ, नई विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।